हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की बुक और उसमें हम पहुंच चुके थे क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक में और इसका नाम है विश्व एवं समकालीन भारत टू समसामयिक भारत। उसका अध्याय 1 हमने पिछले वीडियो में पढ़ा और ये है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। जैसा कि आप देख चुके हैं, यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमाओं को दोबारा परिभाषित कर दिया। ज्यादातर देशों ने में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया से हुआ। आइए देखें हमारे देश में ये चेतना किस प्रकार पैदा हुई। दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की प्रगतियां उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ी हुई थी। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे में बांध दिया था, लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता के टकराव के बिंदु भी निहित थे। पहले की और पहले की एक और पुस्तक में भी आपने भारत के राष्ट्रवाद के उदय का अध्ययन किया है। वहां आपने 20वीं सदी से पहले के दशक की कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक के आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह प्रयास किए। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी। ये एक चित्र या फोटो कह सकते हैं जो है 6 अप्रैल 1919 का, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस आम बात थी। इस चैप्टर का सबसे पहला पॉइंट आता है कि पहले विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग आंदोलन, उनके बारे में हम जानते हैं। 1919 से बाद के वर्षों में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया। इसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए और संघर्ष की नई बत्तियां सामने आ रही थी। इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, इनके क्या परिणाम हुए? सबसे पहली बात यह है कि विश्व युद्ध के ने एक नई आर्थिक और सामाजिक स्थिति पैदा कर दी थी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज के लिए गए और करों में वृद्धि की गई। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी। 1913 से 18 के बीच कीमतें दोगुनी हो गई थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। 1918-19 और 1920-21 के में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भारी अभाव पैदा हो गया। उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120-130 लाख लोग मारे गए। लोगों में उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी समय एक नेता सामने आया जिसने संघर्ष का एक नया ढंग, एक नया तरीका पेश किया। अब वो जानते होंगे कि वो कौन होंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आता है सत्याग्रह का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 को भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका
में थे। उन्होंने एक नए तरह के आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल बेस सरकार में सफलतापूर्वक लोहा लिया था। ये एक चित्र है जिसमें दिखाया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक्सट्रट से गुजरते रहे हैं। 6 नवंबर 1913 को न्यूकैसल से टासलाव की ओर बढ़ रहे इस जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे हैं। जब जुलूस को रोका गया तो गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानून के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह है और सत्य की खोज पर जोर दिया गया है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आप संघर्ष और अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़न से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे ही अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण में के इलाके पर दौरा किया और दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष को प्रेरित किया। 1917 में उन्होंने गुजरात में के खेड़ा जिले में किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। खराब फसल हो जाने और प्लेग की महामारी के कारण खेड़ा जिले में किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। वे चाहते थे कि लगान वसूल में ढील दी जाए। 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। ये एक स्रोत में लिखा है कि सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध दुर्बलता का हथियार है, लेकिन इस लेख में जिस शक्ति की बात की गई है उसे केवल ताकतवर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है, इसके लिए तो सघन प्रतिक्रिया चाहिए। दक्षिण अफ्रीका का आंदोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आंदोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं, सत्याग्रही अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग से में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य की आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है, इसमें प्यार की लौ जलती है और अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं और होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कहीं हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के धर्म को आत्मसात कर लिया है। ये थे गांधी जी के विचार। और उसके बाद आता है रोलेक्ट। इस कामयाबी में उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट 1919 के खिलाफ एक व्यापक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया है। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमे चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल
एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई। इस व्यापक जन उभार से चिंतित एवं रेलवे एवं टेलीकॉम जैसी संचार सुविधाओं के भंग हो जाने की आशंका से भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का पर दमन शुरू कर दिया। अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी ने दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाक खानों और रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगे। मार्शल लॉ शुरू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमान संभाल ली। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव वाले सालाना वैसाखी मेले की शिरकत करने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए थे। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। शहर से बाहर होने के कारण यहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा जो और जाते ही उसने मैदान के से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। इसके बाद उसने सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन और दहशत और विषम्य का भाव पैदा करने एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। जैसे जैसे जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगे, हड़ताल होने लगी। लोग पुलिस में से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार में इन कार्रवाइयों को निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकारी लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मारने की मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए। हिंसा फैलते हुए देख गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ये है एक तस्वीर जिसमें है जनरल डायर के हुक्म से सिपाही लोगों को घिसट कर चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये है पंजाब 1919 में। भले ही रॉलेट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन अभी भी वह मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। उन्हें लगता था कि खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नजदीक ला सकते हैं। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन तुर्की की हार हो चुकी थी। इस आशय की अफवाह फैल गई कि इस्लामिक विश्व के आध्यात्मिक नेता यानी कि खलीफा ऑटोमन साम्राज्य पर एक बहुत सख्त शांति संधि थोपी जाएगी। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ कई युवा मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने फिर दूसरे नेताओं को इस बात पर राजी कर लिया कि खिलाफत आंदोलन में समर्थन और स्वराज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। फिर है असहयोग आंदोलन क्या? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के असहयोग से ही स्थापित हुआ है और यह शासन इसी संयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत में लोग अपना संयोग वापस ले लें और तो साल भर में ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। असहयोग का विचार आंदोलन कैसे बन गया? गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई
पदवियां लौटा देनी चाहिए और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालतों, विधि परिषदों, स्कूलों और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक सविनय अवज्ञा अभियान भी शुरू किया जाए। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली मोहम्मद आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने हुए देश भर में यात्राएं करते रहे। कांग्रेस के बहुत सारे लोग इस प्रस्तावों पर सशंकित थे। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने से हिचकिचा रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन से लोग हिंसा करेंगे। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस में भारी खींचातान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। असहयोग किस तरह आगे बढ़ा, इसमें किस लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने असहयोग के विचार को किस तरह समझा। ये एक तस्वीर है जिसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार 1922 का दर्शाया गया है। विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक एवं सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। फिर है आगे एक आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हरेक की अपनी अपनी आशंकाएं थी। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन इसके लिए उसके अर्थ अलग अलग थे। शहरों में आंदोलन देखें तो शहरों की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शुरू हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, हेडमास्टर और शिक्षकों ने इस्तीफा सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमे लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार किया गया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसलिंग में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल जाएंगे जो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं। इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर और भी ज्यादा नाटकीय रहा। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1920 21 से 22 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा कर रह गया था। उनकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई थी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करना और विदेशी व्यापार में पैसे लगाने से इनकार कर दिया। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़े को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनने वाले कपड़े के मुकाबले प्राय महंगा होता था और गरीब उन्हें नहीं खरीद सकते थे। वे मिलों के कपड़े का लंबे समय तक बहिष्कार कैसे कर सकते थे। ब्रिटिश संसाधनों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलनों की कामयाबी के लिए वैश्विक भारतीय संस्थानों की स्थापना जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थाओं के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके, लेकिन वैकल्पिक संसाधनों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थियों और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखाई देने लगे। फिर अगला पॉइंट है कि ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में हमने देखा, अब ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हम देखते हैं। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया। युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों से में चले किसानों और वह आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में समा गए। अवध में सन्यासी बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। बाबा रामचंद्र इससे पहले फिज में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। उनका
आंदोलन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे। उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था, ताकि जमीन पर उनका कोई अधिकार स्थापित न हो सके। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों में नाई धोबी बंद का फैसला लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया, गांव वालों के बीच से बातचीत की और उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों ने नेतृत्व में अवध किसान सभा का संगठन किया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांवों में संगठन की 300 से ज्यादा शाखाएं बन गई। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों ने आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे कि जिसमें के कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकेदारों और व्यापारियों ने मकानों का पर हमला होने लगे, बाजारों पर लूटपाट होने लगी, अनाज और गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आशंकाओं को सही ठहरा रहे थे। आदिवासी आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार पर कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुंडेम पहाड़ियों में 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारडोली तालुका में किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारडोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के समक्ष नेतृत्व के तहत सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। अगला स्रोत पढ़े तो स्रोत में 6 जनवरी 1921 में संयुक्त प्रांत में रायबरेली के पास पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई। जवाहरलाल नेहरू घटनास्थल का दौरा करने चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में नेहरू ने अपने आसपास खड़े किसानों को ही संबोधित किया। बाद में इस सभा के बारे में उन्होंने बताया था, उनका विचार खतरे के सामने ने होते हुए भी बहादुर, शांत और निश्चित लोगों जैसा था। पता नहीं उन्हें क्या महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या महसूस कर रहा था। हर एक एक पल के लिए मेरा भी खून खौल उठा था। अहिंसा तो न जाने कहाँ छूट गई थी, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए, जिसे ईश्वर की कृपा से हमें विजय द्वार पर ले जाने के लिए भेजा गया है। उस महान नेता के विचार मुझे याद आ गए और मैंने देखा कि आसपास बैठे और खड़े किसानों मेरे से कम उत्तेजित, मेरे से ज्यादा शांत थे। मेरी दुर्बलता का यह क्षण नहीं था। क्षण बीत गया। मैंने पूरी विनम्रता के साथ अहिंसा पर उनसे बात की। यह सबक उनसे ज्यादा मुझे सीखना था। उन्होंने मेरी बात समझी और शांति से चले गए। फिर है अन्य वन क्षेत्रों की तरह यहाँ भी अंग्रेजी सरकार ने बड़े बड़े जंगलों में लोगों की दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। लोग इन जंगलों में न मवेशी चरा सकते थे और न ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीन सकते थे। इसमें पहाड़ों के लोग परेशान और गुस्सा थे। न केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ा था, बल्कि उन्हें लगता था कि
उनके परंपरागत अधिकार भी छीनने जा रहे हैं। जब सरकार ने उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेघर करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। उनका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं। वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं या गोलियां भी उन्हें गोलियां भी उन्हें मार नहीं सकती। राजू ने व्यक्तित्व में चमककृत विद्रोहियों को विश्वास था कि वह ईश्वर का अवतार है। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों की खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आजाद हो सकता है। गुंडे विद्रोहियों ने पुलिस थाने पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज्य प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई और राजू अपने लोगों के बीच लोक नायक बन चुके हैं। फिर है बागानों में स्वराज। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि उन्हें चार दीवारी में से जब चाहे आ जा सकते हैं। उनको करके रखा गया था। इसके लिए आजादी का मतलब था कि वे अपने गांवों से संपर्क रख पाए। 1859 के इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी और इस इजाजत उन्हें विरले ही कभी मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और अपने घर चले दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ गया है, इसलिए अब तो हरेक को गांव में जमीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। वे रेलवे और स्ट्रीमों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंस गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह पिटाई हुई। इस स्थानीय आंदोलन की अपेक्षा और दृष्टि को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया था। उन्होंने तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया था। इसके लिए यह एक ऐसा युग था, द्योतक था, जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी तो एक अखिल भारतीय आंदोलन की भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे तो अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर रखते थे और तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके में तक सीमित नहीं था। यह है चित्र जिसमें है चोरा चोरी 1922 का। गोरखपुर स्थित चोरा चोरी के बाजार में चोरी चोरा के बाजार से गुजर रहे एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सूचना सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। फिर अगला पॉइंट आता है कि सविनय अवज्ञा की और फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस ने कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधार की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें तांत्रिक संस्था नहीं है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला।
जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। आंतरिक बहस व असहमति के इस आंदोलन माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। पहल कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 में कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजरने लगे थे। साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने लाला लाजपत राय पर हमला किया और प्रदर्शन के दौरान मिले गहरे जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। इस पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सन जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और इसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उनका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोल मोलसा ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। उदारवादी और मध्यमार्गी नेताओं ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे, लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की और बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया। अब स्वतंत्रता के इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी में ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। ये एक तस्वीर है जिसमें है इलाहाबाद के कांग्रेस नेताओं की बैठक दिखाई गई है जो 1931 की है। इसमें है महात्मा गांधी के अलावा इस चित्र में आप सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे बाएं, और जवाहरलाल नेहरू सबसे दाएं। ये जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बाएं से पांचवे, 1 2 3 4 5 को भी देख सकते हैं। ये है शास्त्री जी, ये है गांधी जी। आगे एक स्रोत पढ़े तो स्रोत में है स्वतंत्रता दिवस की शपथ 26 जनवरी 1930। हमारा विश्वास है कि किसी भी समाज की तरह भारतीय जनता का भी एक अहरणीय अधिकार है कि हमें आजादी मिले, अपनी मेहनत का फल मिले और जीवन की सभी आवश्यकताएं पूरी हो, जिससे हम उन्हें आगे बढ़ने के लिए परिपूर्ण अवसर मिले। हमारा भी यही विश्वास है कि यदि कोई भी सरकार अपनी जनता को इन अधिकारों से वंचित रखती है और दबाती है तो जनता के को भी सरकार को बदलने या उसे समूल समाप्त करने का अधिकार है। भारत में ब्रितानी सरकार ने न केवल भारतीय
जनता को स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि उसने जनता का शोषण किया है और देश को राज राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्तर पर नष्ट कर दिया है। इसलिए हमारा विश्वास है कि भारत को अनिवार्य रूप से ब्रिटेन के साथ अपने सभी संबंधों को समाप्त करके पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए। फिर आता है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। देश को एकजुट करने में के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। उस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया। उसमें से कुछ सामान्य मांगे थी, जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक पर कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और इसके उत्पादन पर सरकारी इजारेदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम या चेतावनी थी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई और कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त्र वॉलेंटियर के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे के में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज्य का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें, यानी कि अंग्रेजों का कहा ना माने। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए, बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया। देश में विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सहकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने लगान और चौकीदार की कर चुकाने के लिए इनकार कर दिया। गांवों ने तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। बहुत सारे स्थलों पर जंगलों में रहने वाले कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। ये एक चित्र है जिसमें है दांडी मार्च दिखाया गया है। नमक यात्रा के दौरान महात्मा गांधी के साथ उनके 78 सहयोगी भी थे। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ते गए। कहाँ हैं गांधी जी? इन घटनाओं में चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र बख्तरबंद गाड़ियों और पुलिस की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर आई। बहुत सारे लोग मारे गए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो सोलापुर में औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकी, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण असहयोग पर हमले किए, औरतों और बच्चों को मारा पीटा और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 6 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए। इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोल्डमैन सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी
सहमति व्यक्त कर दी। ये चित्र है जिसमें है सहयोगियों पर हमला करती पुलिस, 1930 का ये चित्र है। फिर है गोलमेज सम्मेलन द्वितीय पे उन्होंने हस्ताक्षर किए, मतलब जाने के लिए, और पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बाद सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। दिसंबर 1931 में गोल में सम्मेलन ने के लिए गांधी जी लंदन गए। वह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू किया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कारों जैसे गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते इसकी गति मंद पड़ने लगी। इस बॉक्स में दी गई है अतिरिक्त जानकारी, जिसमें है क्रांति की इस पूजा देवी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं। बहुत सारे राष्ट्रविदों को लगता था कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के जरिए पूरा नहीं हो अहिंसा के जरिए पूरा नहीं हो सकता। 1928 में दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई बैठक में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई। इसमें नेताओं में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष शामिल थे। देश के विभिन्न भागों में कार्रवाई करते हुए HSRA ने ब्रिटिश सत्ता के कई प्रतीकों पर निशाना बनाया। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उसी साल उस ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया गया जिसमें लॉर्ड इरविन यात्रा कर रहे थे। जिस समय भगत सिंह पर मुकदमा चला और उनको फांसी दी गई तो उस समय उनकी उम्र केवल 23 साल थी। अपने मुकदमे के दौरान भगत सिंह ने कहा कि वे बम और पिस्तौलों की उपासना नहीं करते, बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। क्रांति मानव जाति का जन्मजात अधिकार है जिसका अपहरण नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। श्रमिक वर्ग की ही समाज का वास्तविक पोषक है। जनता की सर्वोपरि सत्ता की स्थापना श्रमिक वर्ग का अंतिम लक्ष्य है। इन आदर्शों के लिए और इस विश्वास के लिए हमें जो भी दंड दिया जाएगा, हम उसका सहर्ष स्वागत करेंगे। क्रांति की इस पूजा देवी पर हम अपना यौवन नैवेद्य के रूप में लाए हैं, क्योंकि ऐसे महान आदर्श के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कम है। हम संतुष्ट हैं और क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। इंकलाब जिंदाबाद। ये है भगत सिंह के बटुकेश्वर दत्त और बम कांड पर सेशन कोर्ट में बयान। 6 जून 1929 दिल्ली। भगत सिंह और उनके साथियों ने दस्तावेज जगमोहन सिंह चंपालाल के उद्धृत राजकमल पेपर बैंक, दिल्ली 2005। फिर अपना अगला टॉपिक है कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया। आइए देखें कि सिविल नाफरमानी या सविनय आंदोलन में शामिल विभिन्न सामुदायिक समूह कौन कौन से थे और उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया, उनके आदर्श क्या थे, इसके लिए स्वराज में क्या मायने थे। गांवों में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात में पाटीदार और उत्तर प्रदेश में जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों में से बहुत परेशान थे। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनमें कई सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। चारों तरफ असंतोष था। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनुच्छिक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया। इनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब
1930 में लगानों के घटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो उनमें से बहुतों ने उनमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। गरीब किसान केवल लगान में कमी नहीं चाहते थे, उनमें से बहुत सारे किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे। जब महामंदी लंबी खींची और नकद आमदनी गिरने लगी तो छोटे पट्टेदारों के लिए जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया। वे चाहते थे कि उन्हें जमींदारों को जो भाड़ा चुकाना था उसे माफ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया जिसका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथों में होता था। अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने में प्राय हिचकिचाती थी। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। फिर वैसे व्यवसायी वर्ग की क्या स्थिति थी? उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में क्या रुख अपनाया? पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया और वे ताकतवर हो चुके थे। अपने कारोबार को फैलाने के लिए उन्होंने ऐसी औपनिवेशिक नीतियों का विरोध किया जिसके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वे विदेशी वस्तुओं के आयात को सुरक्षा चाहते थे और रुपया स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात के बदलाव चाहते थे जिससे आयात में कमी आ जाए। व्यावसायिक हितों को संगठित करने के लिए उन्होंने 1920 में भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग परिसंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की का गठन किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुर और जी.डी. बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया और अपने सिविल फरमानी और आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया। ज्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते हैं जहाँ कारोबार या पर औपनिवेशिक पाबंदी नहीं होगी या व्यापार पर उन्हें उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सकेंगे। गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया। उन्हें उग्र गतिविधियों का भय था। वे लंबी अशांति की आशंका और कांग्रेस के युवा सदस्यों में समाजवाद के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए थे। औद्योगिक श्रमिक वर्ग के सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नजदीक आ रहे थे, मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे थे। फिर भी कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारों को, कम वेतन व खराब कार्यस्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ लिया था। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की 3 खानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियों को बहिष्कार अभियान में हिस्सा लिया। फिर भी कांग्रेस ने अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांग को सहमत करने में हिचकिचा रही थी। कांग्रेस को लगता था कि इससे उद्योगपति आंदोलन से दूर चले जाएंगे और साम्राज्यवाद विरोधी ताकतों में फूट पड़ेगी। इसके बाद हम अगर कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के हिसाब से इस पूरे घटनाक्रम को एक टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो उसमें होगा ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जिसमें है
1918 और 19 में बाबा रामचंद्र उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित करते हैं। फिर 19 अप्रैल 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी बंदी हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर जनवरी 1921 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुए। 22 में चोरा चोरी होने से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। फिर मई 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी और 2 वर्ष से चला आ रहा हथियार बंद आदिवासी संग्रह संघर्ष समाप्त। फिर दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन कांग्रेस ने की पूर्ण स्वराज्य की मांग को स्वीकार कर लेती है। और फिर आता है 1930 में अंबेडकर दंपति वर्ग दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। और फिर आता है मार्च 1930 में गांधी जी दांडी के में नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए सवंगाई आंदोलन शुरू करते हैं। फिर आता है मार्च 1931, गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। फिर दिसंबर 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन जिसमें जाते हैं गांधी जी। और फिर आता है 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से चालू हो जाता है। फिर इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएं अपने पढ़ने को, तो उसमें अगला आगे है कि सिविल नाफरमानी आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों ने उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आती थी। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानें की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में ज्यादातर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न परिवार के किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थी। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों और राष्ट्र की सेवा करने अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का मतलब यह नहीं था कि औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस की ही उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। ये एक चित्र है जिसमें है राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें भी शामिल थी। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान बहुत सारी औरतों ने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने घर से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आई थी। इस चित्र में आप बच्चों को गोद में लिए बहुत सारी की ज्यादा उम्र वाली औरतों और माओं को भी जुलूस में देख सकते हैं। फिर है सविनय अवज्ञा की सीमाएं। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। 1930 में के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे थे। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता, छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक भी स्वराज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। उन्होंने अछूतों को हरिजन वाली ईश्वर की संतान बताया। उन्हें मंदिरों, सार्वजनिक तालाबों, सड़कों और कुओं पर समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। मेला ढोने वालों के काम को प्रतिष्ठा देने के लिए वे खुद शौचालय साफ करते थे। उन्होंने ऊंची जातियों का आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ें। लेकिन बहुत सारे दलित नेता अपने समुदाय की समस्याओं का अलग राजनीतिक ढूंढना चाहते थे। वे खुद को संगठित करने लगे। उन्होंने शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात कही, ताकि वे वहां से विधायी परिषदों के लिए केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके। उनका मानना था कि उनकी सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है। इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में दलितों की हिस्सेदारी काफी सीमित है। महाराष्ट्र और नागपुर क्षेत्र में यह बात खास तौर से दिखाई देती थी कि जहां उनके संगठन काफी मजबूत थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1930 में दलितों को
वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों के सवाल पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका काफी विवाद हुआ। जब ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इससे दलित वर्ग, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय व केंद्रीय विधान परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि इनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होना था। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन में शंका की दृष्टि से ही देखता रहा। भारत में कुछ मुस्लिम राष्ट्रीय संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। असहयोग खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने के बाद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगा। 1920 के दशक में कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू राष्ट्र धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के खिलाफ करीब दिखने लगी। जैसे जैसे हिंदू मुस्लिमों के बीच संबंध खराब होते गए, दोनों समुदाय उग्र धार्मिक जुलूस निकालने लगे। इनमें से कई शहरों में हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक टकराव व दंगे हुए। हर दंगे के साथ दोनों सामुदायिकों के बीच फासला बढ़ता गया। ये एक चित्र है जिसमें है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये है सेवाग्राम आश्रम वर्धा 1935 का चित्र। फिर आगे है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर संगठन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि जब अब एकता स्थापित हो ही जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद अभी विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर थे। मुस्लिम लीग के नेताओं में से एक मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमानों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी गई जाए तो मुस्लिम बहुल प्रांतों पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ने के लिए तैयार है। प्रतिनिधित्व के सवाल पर यह बहस मुबाहिसा चल ही रही थी कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में हिंदू महासभा के M.R. जयशंकर ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों में खुलेआम निंदा शुरू कर दी, जिससे इस मुद्दे की समाधान की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय समुदायों के बीच संदेह और विश्वास का माहौल बना हुआ था। कांग्रेस से कटे हुए मुसलमानों का बड़ा तबका किसी संयुक्त संघर्ष के लिए तैयार नहीं था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों की हैसियत को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यकों के निर्वाचन के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। आगे एक स्रोत में है कि 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए उद्देश्य से पृथक निर्वाचिका की जरूरत पर एक बार फिर जोर दिया। माना जाता है कि बाद में के सालों में पाकिस्तान की मांग के लिए जो आवाज उठी उसका बौद्धिक औचित्य इसी बयान से उपजा था। उन्होंने कहा था वह इस प्रकार था, मुझे यह कहने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को इसके अपने भारतीय होममेड मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि अगर स्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को इसके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण एवं स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए तो वह भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत में अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगा। प्रत्येक समूह को अपने प्रतीक से स्वतंत्र विकास का अधिकार है। यह सिद्धांत किसी संकुचित सांप्रदायिकता की भावना से नहीं उपजा है। जो समुदाय अन्य समुदायों के प्रति दुर्भावना रखता है वह नीच और अधम है।
मैं अन्य समुदायों के रीति रिवाजों, धर्म और सामाजिक संस्थाओं का अगाध सम्मान करता हूँ। कुरान की हिदायतों के अनुसार यह मेरा दायित्व है कि अगर जरूरत हो तो मैं इसके उपासना स्थलों की भी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूँ जो मेरे जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य और अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया। और इस प्रकार मेरा मौजूदा चेतना और मैं अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समो दिया है। ऐसे में अपने उच्चतर आयाम में सांप्रदायिक भारत जैसे देश के भीतर एक लयात्मक समुदाय के निर्माण के लिए अपरिहार्य है। यूरोपीय देशों की तरह भारतीय समाज की इकाइयां भूभागों में बटी हुई नहीं है। भारत में सामुदायिक समूहों को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र के सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। भारत में के भीतर एक मुस्लिम भारत की स्थापना के लिए मुसलमानों की ओर से उठ रही मांग बिल्कुल सही है। हिंदू सोचता है कि पृथक निर्वाचिकता का प्रस्ताव सच्चे राष्ट्रवाद की भावना से विपरीत है, क्योंकि वह मानता है कि राष्ट्र शब्द का मतलब एक जैसे सार्वभौमिक मिश्रण से है, जिसमें किसी भी सामुदायिक इकाई को उसकी निजी विशिष्टता बनाए रखने का अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन हालत ऐसे नहीं है। भारत नस्ली और धार्मिक विशिष्टता वाला देश है। इसी में आप यह तथ्य भी जोड़ दीजिए कि मुसलमान आर्थिक रूप से सामान्यतः कमजोर हैं। उस पर भारी कर्जे हैं, खास तौर से पंजाब में और प्रांतों में उनकी संख्या कम है। इसके बाद आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचिका को बनाए रखने में हमारी बेचैनी का क्या अर्थ है, का अर्थ क्या है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है सामूहिक अपनेपन का भाव। ये है चित्र जो कि है बाल गंगाधर तिलक का 20वीं सदी के शुरुआत की तस्वीर है। ध्यान से देखें कि तिलक एकता के प्रतीक से घिरे हुए हैं। चित्र के चारों ओर विभिन्न धर्मों की पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च, मस्जिद के चित्र चित्रित किए गए हैं। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढने लेते हैं। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक ऐसे अर्थात का रूप कैसे लेता है। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों व भाषाओं से समृद्ध अलग अलग समूहों के सामाजिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। सामाजिक अपनेपन की यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रिया भी इसमें जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना को दिलो दिमाग पर छा गया था। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र एवं प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र की पहचान सबसे ज्यादा किसी तस्वीर में अंकित होती है, उसमें है इसमें लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए राष्ट्र को पहचान सकते हैं। 20वीं सदी में भारत के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि के रूप में होने लगी। ये छवि का निर्माण आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की प्रस्तुति के लिए वंदे मातरम गीत लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनम मर्द में शामिल किया था। यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा ने अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया था। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है। वह शांत, गंभीर, देवी और आध्यात्मिक गुणों के रूप में दिखाई देती है। आगे चलकर इस छवि के बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार इस तस्वीर को बनाने लगे, जो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण कर गई। इस प्रकार इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। ये है जो तस्वीर जिसमें है, ये है भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर 1905 के द्वारा बनाई गई तस्वीर। ध्यान से देखें, यहाँ दर्शाई गई माँ की छवि शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही है।
एक हाथ में माला उसके सन्यासी गुणों को रेखांकित करती हैं। इसमें पूर्ववर्ती रवि शर्मा की भांति अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्र शैली विकसित करने का प्रयास किया जिसमें सच्चे अर्थ में भारतीय माना जा सके। राष्ट्रवाद का विचार लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोक कथाओं व जनश्रुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि कहानियां हमारी उस परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाना रखना जरूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर की लोक कथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं। यह लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रीय नेता लोगों को एकजुट करने और उसमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में ज्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलनों के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, नीला, लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने, कमल के 8 फूलों और हिंदुओं व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करना एक अर्धचंद्र दर्शाया गया है। 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया। यह भी तिरंगा सफेद, हरा और लाल था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई जो स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। ये है चित्र जिसमें है जवाहरलाल नेहरू, एक लोकप्रिय चित्र है उनका, जिसमें इस चित्र में नेहरू भारत माता और भारत के नक्शे को हृदय के साथ पास रखे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर भारत माता के चरणों में गड़ाए हुए दर्शाया गया है। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत महत्वपूर्ण था। ये है एक और चित्र जिसमें है, ये भी भारत माता का चित्र है, जिसमें भारत माता की यह छवि अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यह भारत माता के हाथों में त्रिशूल है और वह हाथी व शेर के बीच खड़ी है। ये दोनों ही शक्ति और सत्ता के प्रतीक है। फिर है इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन थी। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे राष्ट्र भारतीय यह महसूस करने लगे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नजर में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद ही नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे। उन्होंने उस गौरवमय प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म और संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना दिया था। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता का व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा की से मुक्ति के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया था। लोगों को एकजुट करने की इस कोशिश की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरव गान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदायों के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। ये है एक स्रोत जिसमें है पुराने जमाने में भारत आने वाले विदेशी यात्री आर्य वंश के लोग के साहस, सच्चाई और विनम्रता से चकित रह गए थे।
अब वे बस इन गुणों के अभाव की बात करते हैं जब उस जमाने के हिंदू विजय के लिए निकलते थे और तातर चीन व अन्य देशों में अपनी विजय पताका फहराते थे। अब तक शूद्र से द्वीप के चंद सिपाही भारत भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। ये है इस पुस्तक या इस खंड का स्रोत से प्राप्त जानकारी। फिर इस पूरे अध्याय का निष्कर्ष निकाले तो वो निष्कर्ष है, अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न सामुदायिक वर्गों और समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में लोगों ने असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता में संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया है। इन्होंने आंदोलनों के जरिए पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का प्रयास किया, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि इन आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहे थे। उनकी शिकायतें बहुत व्यापक थी, इसलिए औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबके लिए अपना अपना अलग अर्थ था। कांग्रेस ने इन विभेदों को हल करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि एक समूह की मांगों के कारण कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह है कि आंदोलन के भीतर अक्सर बिखराव आ जाता था। कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छूने के बाद बिखराव और आंतरिक टकराव के चरण आ जाते थे। संक्षेप में, जो राष्ट्र उभर कर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति चाह रखने वाला बहुत सारी आवाजों का पुंज था। ये एक चित्र या तस्वीर है जिसमें है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में औरतों का एक जुलूस। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में देखें तो वह क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभावों के ने भारत में व्यापक असंतोष जन्मा दिया। इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया जिसमें उन्होंने अंग्रेजों के पूरी तरह से भारत छोड़ने पर जोर दिया। वर्धा में 24 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, उस जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्ताक्षरण एवं भारत छोड़ो की मांग की गई। 8 अगस्त 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर एक हिंसक जन संग्रह का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो भाषण दिया था। भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों एवं राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया था। लोग स्वतः ही आंदोलनों में कूद पड़े। लोगों ने हड़तालों की और राष्ट्रीय गीतों एवं नारों का साथ प्रदर्शन एवं जुलूस से निकाले। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसमें छात्र, मजदूर और किसान जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें जयप्रकाश नारायण अरुका, आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं जैसे बंगाल में माता रिंगी हजारा, असम में कनकलता बरुआ और उड़ीसा में रमा देवी थी। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इन्हें दबाने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा था। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम मिलेंगे इसी बुक के नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।